सर मेरा वीडियो ऑफ है क्या? एक्सक्यूज मी त्यागी सर, मेरा वीडियो नहीं दिख रहा है। अभी स्टार्ट कर रहे हैं मैम। जी जी जी। अपना वीडियो ऑन कर लीजिए। जी ऑन है। अच्छा, ऑन है। शुरू कीजिए मैम। जी थैंक यू सर। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। कैसे गुड हैं आप मॉर्निंग सब? कैसे हैं आप सब? गुड मॉर्निंग। आई प्रे आप लोग अच्छे होंगे, सेफ होंगे और हेल्दी यस मैम। होंगे। यस मैम। बच्चों, मैं जेसी रेट मंजू जायसवाल आपके सामने हूँ। आप सबको आज की जो वर्कशॉप है उससे इंट्रोड्यूस कराने के लिए, उसके बारे में बताने के लिए। ओके? यस हाँ, मैम। ये जो ये आज का प्रोग्राम है वो जेसीआई दुर्ग भिलाई के द्वारा ऑर्गेनाइज्ड है। तो सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहूंगी, जितने लोग भी इस लिंक से जुड़े हुए हैं, अभी शायद आपकी प्रिंसिपल मैम और स्टाफ नहीं ऐड है, तो मैं जितने लोग जुड़े हुए हैं मैं उन सब का सादर अभिवादन करती हूँ। वार्म विशेष। यस यस हाँ यस, अ वार्म ग्रीटिंग टू ऑल। सबसे पहले मैं अपनी संस्था जेसीआई के बारे में बताना चाहूंगी। जेसीआई यानी जूनियर चैम्बर इंटरनेशनल इंडिया, सक्रिय युवा, एक्टिव युवाओं का एक ऐसा संगठन जिसका मूल मंत्र है, हम बेहतर बनेंगे तो समाज बेहतर बनेगा। बच्चों, मैं यहाँ पर बच्चों करके बोल रही हूँ, संबोधित कर रही हूँ, लेकिन मेरा इंटेंशन सबके लिए है, क्योंकि ये वर्कशॉप स्पेशली बच्चों के लिए है, तो मैं बच्चों करके संबोधित करूंगी। तो मैं बताना चाहूंगी कि जेसीआई की स्थापना सबसे पहले सेंट लुइस के अमेरिका में रहने वाले हेनरी गेसेनबियर के द्वारा की गई। उसके बाद भारत में 1949 को कोलकाता में इसकी शुरुआत हुई। ठीक है? और उसके बाद 130 देशों से भी ज्यादा इसके 10,000 से भी ज्यादा इसके चैप्टर्स हैं और 75 लाख लोगों से भी ज्यादा मिल करके विश्व को बेहतर बनाने का काम जेसीआई के द्वारा किया जा रहा है। अब बच्चों, आप लोग बोलेंगे कि हर संस्था का कुछ ना कुछ मिशन होता है ना? अच्छा, मैं ये बोलना चाहूंगी अभी कि जितने बच्चे और जितने लोग भी इस लिंक से जुड़े हुए हैं, अगर आपको लगता है कि कहीं आपको व्यूज देना है या कुछ आपको लगता है कि कुछ आपको मेरे से शेयर करना है, तो आप चैट बॉक्स में बिल्कुल लिख सकते हैं। ओके? तो बिल्कुल चाहूंगी कि आपको ये सेशन कैसा लग रहा है, मेरी बातें कैसी लग रही हैं, आप बिल्कुल उसको शेयर कीजिए मुझसे, जितने भी लोग हैं, मैं सबसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ। तो मैं मिशन के बारे में बता रही थी। जेसीआई का मिशन है टू प्रोवाइड डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटीज दैट एम्पावर यंग पीपल टू क्रिएट पॉजिटिव चेंज। मीन्स युवाओं में सकारात्मक परिवर्तन के लिए, पॉजिटिव चेंज के लिए विकास के अवसर प्रदान करता है जेसीआई। और जेसीआई अपने ट्रेनिंग्स, अपने प्रोग्राम्स, अपने सेमिनार, अपने आयोजनों के द्वारा समाज का विकास करता है। ठीक है? अब जो आज का जो प्रोग्राम है हौसलों के उड़ान, ये भी एक सामाजिक कार्य है और इसी के अंतर्गत आता है। हौसलों की उड़ान के बारे में मैं बता दूं कि ये पिछले लगभग 7 सालों से निरंतर कंटिन्यूअस हम लोग आयोजित कर रहे हैं और ये
जो वर्कशॉप है स्पेशली उन बच्चों के लिए है जो अपने करियर के पड़ाव पर पहुंच रहे हैं या पहुंच चुके हैं। आई थिंक आप लोग सब जो जुड़े हुए हैं वो क्लास 9 से 12 तक के बच्चे हैं, तो सभी का जो करियर है वो एक पड़ाव पर है। तो हौसलों की उड़ान के तहत ये आज की वर्कशॉप है आप लोगों को करियर के बारे में मार्गदर्शन करने के लिए। आप लोग जब ऐसे समय में जब पहुंच रहे हैं, ऐसे मोड़ पर पहुंच रहे हैं जहां पर आपको एक सही मार्गदर्शन की जरूरत है, अब सही गाइडेंस की जरूरत है ना। तो इस समय आपको बहुत सारे स्ट्रेस होते हैं, आपको लगता है कि मैं कौन सा विषय चुनूं, मैं किस फील्ड में जाऊं, मेरा आगे फ्यूचर क्या है। शुभ कुमार बोल रहे हैं नॉट क्लियर वॉइस करके। मेरी वॉइस आ रही है क्या आप लोगों को? यस मैम, इट इज आ रही है ना? किसी बच्चे ने लिखा आपकी वॉइस क्लियर नहीं है। ओके, तो मैं कंटिन्यू कर रही हूँ। तो ऐसी छोटी छोटी बहुत सी बातें हैं जब आप करियर के बारे में अपना सोचना शुरू करते हो ऐसे समय में कि मैं किस फील्ड में जाऊं, कौन सा प्रोफेशन चुनूं, कौन सी विषय लूं, आदि ऐसी बातें। तो ऐसे समय में आपको एक सही गाइडेंस की बहुत जरूरत होती है, जो कि हमारे समय में इतना नहीं मिल पाता था। तो इसीलिए ये हमने आज ये जो वर्कशॉप है ये आयोजन करने का सोचा है। तो इसी के बारे में जो इस टीम के जो मेंबर्स हैं, इस टीम के जो लीडर्स हैं, ट्रेनर्स हैं, वो आपको बताएंगे। ठीक है, तो अब मैं इसके आगे बताना चाहूंगी अपनी टीम के बारे में, अपनी टीम को इंट्रोड्यूस करना चाहूंगी। सबसे पहले मैं ये बता दूं कि ये जो हौसलों की उड़ान कार्यक्रम है, कम से कम 7-8 टीम मिल करके इस कार्यक्रम के उद्देश्य को अंजाम देते हैं। मीन्स हमारी एक ही टीम या आज की टीम नहीं है, ऐसी कई टीमें एक साथ काम कर रही हैं जो अलग अलग स्कूल से कनेक्ट हैं और अपना जो उनका एम है बच्चों को मोटिवेट करना, ये काम सफलतापूर्वक किया जा रहा है। तो सबसे पहले जो हमारी जो आज की टीम है, हमारी टीम का नाम है साकार। क्या नाम है? साकार। और इस टीम की जो टैग लाइन है वो है सपनों को दे आकार। सपनों को दे आकार हमने इसलिए रखा है क्योंकि बच्चों आप लोग जो अपने फ्यूचर के बारे में सोच रहे हो कि मैं बड़ा हो के ये बनूंगा, मैं इस फील्ड में जाऊंगी या जाऊंगा, है ना, जो भी सोच रहे हो, जिस जॉब के बारे में सोच रहे हो, सोचना पड़ेगा ही ना कभी आपको। अभी जाकर आप 9th क्लास के हैं, 10th क्लास के हैं, तो धीरे धीरे आप सोचना शुरू करेंगे, है ना। आप लोगों का वीडियो देखा मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। सारे बच्चे जो वीडियो में आ रहे हैं, मेरी बातें सुन रहे हैं, मुझे कनेक्ट कर रहे हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है देख करके कि चलिए ठीक है। तो मतलब इस तरह से आप लोग ये मतलब जो ये टीम का साकार रूप में बता रही थी कि साकार का नाम हम लोगों ने इसलिए दिया है कि जो आप फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं उसके बारे में, आप केवल सपने देखने से तो आपका फ्यूचर सेट नहीं हो जाता ना, आप वहां तक नहीं पहुंच सकते। आपको क्या करना पड़ेगा? उसके लिए कुछ कुछ करना पड़ेगा ना। आपको स्टेप बाय स्टेप पहुंचना पड़ेगा, उसके सोर्सेस इकट्ठे करने पड़ेंगे, है ना। आप जो लक्ष्य चुन रहे हो, जिस मंजिल पर पहुंचना चाहते हो, जिस प्रोफेशन को अपनाना चाहते हो, वहां तक आपको पहुंचने के लिए आपको कुछ पड़ावों से होकर के गुजरना पड़ेगा और उसके लिए आपको डिफरेंट स्टेजेस से होकर गुजरना पड़ेगा, है ना। तो इसीलिए जब आप फ्यूचर के बारे में सोच रहे हो तो वो लक्ष्य को पाने के लिए जो जो चीजें आप करते हो उसके लिए आपको एक आकार देना पड़ेगा और आकार जब देंगे तभी आपका सपना सच होगा, आपका फ्यूचर ब्राइट होगा। ओके, इसीलिए हम लोगों ने इस टीम का नाम रखा है साकार। तो आते हैं सबसे पहले मैं टीम के जो मेंटर है उनसे इंट्रोड्यूस कराना चाहती हूँ। टीम के जो मेंटर है हमारे, वो उनके मार्गदर्शन में ही ये कार्यक्रम कई सालों से ऑर्गेनाइज्ड हो रहा है। बहुत ही अथक प्रयास, सजग व्यक्तित्व है उनका और आप जैसे लोगों की युवा जो पीढ़ी है, यंगस्टर है जो, उनके लिए अपना महत्वपूर्ण समय निकालते हैं और हम लोगों को दिशा निर्देशित करते रहते हैं, हम लोगों को गाइडेंस देते हैं। तो हम उनके ही अंडर में ये कार्यक्रम को सालों से ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। बच्चों उनका नाम है, मैं चाहूंगी मैं जैसे ही उनका नाम लूं, जहां पर भी आप अपने घर में बैठे हैं क्लैपिंग करके उनका अभिनंदन करेंगे, क्योंकि
उनके ही दिशा निर्देशन से, उनके गाइडेंस से आप लोगों तक हम अपनी बात पहुंचा पा रहे हैं। और आई एम श्योर कि आप लोगों को ये वर्कशॉप करने के बाद एक बहुत ही पॉजिटिव चेंज आएगा, आप लोगों को कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा, बहुत अच्छा अनुभव होगा। तो मैं अपने जेसी जो मेंटर हैं उनका नाम बताना चाहूंगी। उनका नाम है जेसी अनिल बल्लेवार। तो आप उनका अभिनंदन कर सकते हैं क्लैपिंग करके। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू बच्चों, यू आर लवली चिल्ड्रन। यस बच्चों, अब मैं नेक्स्ट जो हमारे टीम के लीडर हैं उनके बारे में बताना चाहूंगी। जो हमारी टीम को लीड कर रहे हैं उनका नाम है, यस हरप्रीत, वेरी गुड बेटा। हाँ, उनका नाम है जेसी कर्मेंद्र त्यागी जी। जेसी कर्मेंद्र त्यागी बेहद संजीदे, अपने काम के प्रति, लगन के प्रति एकदम समर्पित रहते हैं और उनकी ही लीड की वजह से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। और वो बाय प्रोफेशन जो है वो शहर की प्रतिष्ठित जो आईआईटी जोन है उसमें फिजिक्स की क्लासेस लेते हैं। ठीक है, अब पैनल की जो दूसरी ट्रेनर है उनके बारे में बताना चाहूंगी। अभी आप लोग वन बाय वन सबसे रूबरू होंगे, सबसे मिलेंगे और उनकी बातें सुनेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। जो दूसरी ट्रेनर है पैनल की वो है जेसी रेट नीतू बंसल जी। बहुत ही एक्टिव और आप उनकी बातें सुनेंगे, उनसे बहुत इम्प्रेस होंगे। वो एक प्री स्कूल बम्बल बी की संचालिका है, स्कूल चलाती हैं वो और इस तरह से ट्रेनिंग भी लेती हैं। और लास्ट में जो एक और जो ट्रेनर है हमारे ट्रेन में वो है, आप उनको अपना फ्रेंड भी मान सकते हैं, अपना साथी भी मान सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो अभी 12th पीसीएम की स्टूडेंट है ना, लेकिन वो केवल स्टूडेंट नहीं है, वो ट्रेनिंग भी लेती हैं। और आगे मैं उनके बारे में और बताऊंगी। फिलहाल आप इतना जान लीजिए कि आप उनको अपना फ्रेंड मान करके आप उनसे कुछ भी शेयर कर सकते हैं। ओके, तो उनका नाम है जेसी लेट आरुषि। आप उनके लिए भी क्लैपिंग कर सकते हैं, नीतू मैडम के लिए भी क्लैपिंग कर सकते हैं। थैंक यू बेटा। और लास्ट में मैं अपने आप को कैसे छोड़ सकती हूँ, मेरा नाम जेसी रे मंजू जायसवाल है। क्या नाम है? मंजू जायसवाल है। मैं आप लोगों को ये पूरे जो वर्कशॉप है उसके बारे में इंट्रोड्यूस कर रही हूँ। और मैं बाय प्रोफेशन एक रेपुटेड स्कूल में टीचर हूँ। ओके, अच्छा चलिए, ये तो हो गया। मैंने आप लोगों को बताया कि हमारी संस्था के बारे में बताया कि जेसीआई क्या है, जेसीआई का मिशन क्या है, और स्टीम के बारे में बताया, हौसलों की उड़ान कार्यक्रम के बारे में बताया। अब आते हैं मेन पॉइंट पर। हमारा जो मेन पॉइंट है वो जो बच्चे करियर के लिए आगे बढ़ रहे हैं, करियर के बारे में सोच रहे हैं, है ना। तो अभी तक आप लोग बच्चों बुनियादी शिक्षा ले रहे थे, मीन्स कि आप लोग सारे विषयों को पढ़ाई स्टडी कर रहे थे। ओके, अब धीरे धीरे आप वोकेशनल शिक्षा की ओर बढ़ रहे हैं, मीन्स आप कुछ खास विषयों पर ध्यान दे करके आगे बढ़ रहे हैं। अब आप धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं, आप धीरे धीरे मैच्योर हो रहे हैं, और यही समय है जब आप सोचना शुरू करते हैं कि मैं बड़ा होके क्या बनूं। आपके पापा बन गए, आपके चाचा बन गए, बाकी लोग बन गए, आपके टीचर, सब कुछ सामने में है, लेकिन आपको भी तो कुछ ना कुछ बनना है ना, बनना है ना। तो अब आप जब सोचना शुरू कर रहे हैं तो आप ऐसे मोड़ पर खड़े हैं जहां आपको एक सही गाइडेंस की बहुत जरूरत है। ठीक है, तो इस फील्ड में जब आप जाना चाह रहे हैं तो यस बच्चों, करियर विच इज ए पार्ट ऑफ योर लाइफ दैट यू स्पेंड वर्किंग। करियर यानी आप इसको जॉब भी कहते हैं, सर्विस कहते हैं, प्रोफेशन, ऑक्यूपेशन, है ना। बेसिकली करियर इज ए जॉब प्रोफेशन दैट समवन does for a long period of their earning food and shelter, right? बच्चों हम लोगों के समय में, जब हम लोग जो बड़े लोग हैं, हम लोगों की एज के जो है, हम लोगों के समय में क्या होता था कि इतने ज्यादा ऑप्शंस नहीं होते थे। थोड़े से कुछ कन्वेंशनल जो जॉब सामने में आते थे हम उन्हीं में से सेलेक्ट कर लेते थे, है ना। जैसे हम लोगों से कोई पूछता था बेटा आप बड़े होके क्या बनोगे, तो हम क्या बोलते थे, मैं डॉक्टर बनूंगा, बनूंगी, मैं इंजीनियर बनूंगा, कोई बोलता था मैं टीचर बनूंगा, कोई लॉयर बनूंगा, और ज्यादा से ज्यादा हुआ तो हम लोग क्या बोलते, मैं तो एस्ट्रोनॉट बनूंगा, है ना। लेकिन आज आपके सामने जो आपका समय है उसमें बहुत सारे ऑप्शंस हैं।
केवल ये डॉक्टर, इंजीनियर, टीचर ही नहीं है, और भी बहुत से इनकन्वेंशनल जो जॉब्स होते हैं वो भी आपके सामने में। इवन आप ये देखिए कि अच्छा ये भी बात है कि हमारे पेरेंट्स को उतना पता नहीं होता था, हमारे पेरेंट्स के पास भी ज्यादा ऑप्शंस नहीं होते थे। उनको भी अगर कोई पूछता था तो नहीं, हमारा बेटा तो डॉक्टर बनेगा, हम पीएमटी की कोचिंग दिलवा देंगे, हम इंजीनियरिंग की कोचिंग दिलवा देंगे, ऐसे करके उनके पास भी ज्यादा ऑप्शंस नहीं होते थे। तो उनको पता ही नहीं था। लेकिन आज जो हमारे पास इंटरनेट और गूगलिंग की जो दुनिया है, उसमें आप देखिए इतने सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। यहाँ तक कि आप ये देखिए आइसक्रीम टेस्टिंग से लेकर के नेटफ्लिक्स पर जो क्या बोलते हैं, जो एपिसोड रिलीज होते हैं उनको रेटिंग देने का कार्य भी जो है, उनका रेटिंग देने जो काम होते हैं ना, उसके लिए भी एम्प्लॉयज होते हैं, उसमें भी करियर है। इवन आप यकीन नहीं करेंगे, आप यकीन मतलब आप जानते ही होंगे कि हमारे जो फेंके हुए कचरे हैं उसमें भी करियर है। आप उसको रिसाइकलिंग से लेकर के रोड बनाने तक में जितने एम्प्लॉयमेंट होते हैं, एम्प्लॉयज होते हैं, उनका भी करियर है, बहुत से करियर है। आप आसपास जो भी अपने देख रहे हैं, बस ये देखना है कि आपका पैशन किसमें है, आपका इंटरेस्ट किसमें है, आपकी एबिलिटीज किसमें है, आप उसको देखिए। अरे इसमें तो मेरा पैशन है, मैं पूरी तरह से इसके लिए समर्पित हूँ, मैं कर सकता हूँ, है ना। ये इस तरह से आप अपने सेलेक्ट जो करियर है उसको चूज कर सकते हैं, है ना। और अगर इसके बावजूद भी आपको अगर नहीं समझ में आ रहा है कि मैं कौन सा करियर चुनूं, मेरे को इतना इतना धीरे धीरे मैच्योर हो रहे हैं, अभी बड़े हो रहे, इतना हुए नहीं है, तो आप क्या कर सकते हो, आप अपने सबसे पहले तो आपके जो क्लोज हैं, आपके पेरेंट्स हैं, दे आर लाइक ए फ्रेंड ना। आपके पेरेंट्स आपको अच्छे से समझते हैं और आप उनको भी अच्छे से समझा सकते हो। और ऐसा नहीं है बच्चों कि जो पढ़ाई में अच्छे नहीं है बच्चे तो उनके लिए कोई करियर ही नहीं है, ऐसा नहीं है। उनके पास भी तमाम ऑप्शंस हैं। आप वो अपनी जो इंटरेस्ट है, अपनी एबिलिटीज के अनुसार आप जो है वो चुन सकते हैं। जो दैनिक जीवन है, जो रूटीन में जो चीजें आप देखते हो कि हाँ वो दुकान वाला सक्सेस है, वो बिजनेस में सक्सेस है, आप अपने आप को देखो कि मैं किस काबिल हूँ, मैं किस में ज्यादा समय दे सकता हूँ, मैं तमाम समय देने के लिए क्या तैयार हूँ। आप एंटरप्रेन्योर बन सकते हो, आप बिजनेसमैन बन सकते हो, आप दुकान खोल सकते हो, आप अगर स्पोर्ट्स में अच्छे हो तो आप स्पोर्ट्समैन बन सकते हो, आप अगर राइटिंग में अच्छे हो तो आप लेखन के क्षेत्र में अपना आधिपत्य जमा सकते हो, आप सिंगिंग में अच्छे हो तो आप म्यूजिक में जा सकते हो। बहुत सारे ऑप्शंस हैं जो आप, बस इतना है कि आप अपने आप को असेस करिए, अपने को देखिए कि मैं किस में अपना तमाम समय दे सकता हूँ, मैं आजीवन इसके लिए अपना कितना वक्त दे सकता हूँ, मेरी एबिलिटीज क्या है, मेरा पैशन क्या है, मेरा जुनून जो जिसको बोलते हैं ना, उसके लिए बिल्कुल लग के रहना। कुछ चीजें जबरदस्ती की थोपी जाती हैं और कुछ चीजें, एक मिनट शेयर नहीं हो रहा है ना। तो आप अगर ये चीज समझ में नहीं आता है तो आप एक काम भी कर सकते हैं कि आप एक लिस्ट बनाइए और उसमें आप जो आप जॉब सोच रहे हैं उसको लिखिए। लिखने के बाद उसको आप उस करियर के लिए क्या परस्यू करते हैं उसको चूज करिए और फिर आप देखिए कि आप कितना उसमें फिट बैठ रहे हैं। इसके अलावा आप ऐसा ना हो, ये जो सही समय है वो यही समय है। ऐसा ना हो कि आप 12th के बाद आप जब सोचना शुरू करते हो तब तक काफी देर हो जाती है। वो तब फिर वही हाल हो जाता है जैसे आपने 3 इडियट में एक फिल्म है ना, 3 इडियट, आप लोगों ने देखी होगी शायद से, और अगर नहीं देखी है तो मेरी एडवाइस है कि आप उसको जरूर देखें, क्योंकि उसमें आपने देखा होगा जो फरहान कुरैशी हैं, उनका क्या था, उनका पैशन किस में था, उनका पैशन था फोटोग्राफी में, है ना। लेकिन उनके पिताजी ने उनको इंजीनियरिंग के क्षेत्र में भेज दिया, इंजीनियरिंग स्कूल में, कॉलेज में डाल दिया, लेकिन उनका जो है मन तो उसमें लगता नहीं था। लेकिन जब फिल्म में कुछ ट्विस्ट होता है और तब जब उनको समझ में आता है कि नहीं वो उसमें ही कामयाब हो सकता है, और वो वाकई उसमें कामयाब हुआ, है ना, तब उनके पिताजी को भी समझ में आया और लोगों को भी समझ में आया कि ऐसे जैसे बच्चे पैदा ही होते हैं तभी से लोग एक्सेप्ट करने लगते हैं कि हाँ भाई मेरा बेटा बड़ा होकर ये बनेगा, मेरी बेटी बड़ी होकर ये बनेगी। ऐसा नहीं है बच्चों, बच्चों का जो है अपना इंटरेस्ट होता है, अपनी एबिलिटीज होती है।
हाँ बच्चों, एक चीज मैं इतना ये भी बोलना चाहूंगी कि इंटरेस्ट में आप एक छोटा सा बारीक सा अंतर होता है, उसमें आपको भ्रम हो सकता है। इंटरेस्ट मतलब आपकी हॉबी हो सकती है, आपको वक्त मिलता है। जैसे अब मेरी बात ले लीजिए कि मुझे जब वक्त मिलता है तो मैं अपने इंटरेस्ट के हिसाब से मुझे क्या है, कुछ लिखने का शौक है, तो मैं अपने विचारों को जो है वो कविता में किसी चीज में लिख देती हूँ, है ना। म्यूजिक में अगर मान लीजिए इंटरेस्ट है तो उसको हमने गा लिया, लेकिन क्या वो आपका करियर बन सकता है? क्या उसे आप अपना प्रोफेशन मान सकते हैं? नहीं, क्योंकि वो आपकी हॉबी हो सकती है। आपको अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए पूरी जर्नी को आपको समझना होगा। आपको देखना होगा कि मैं इसके लिए क्या अपना तमाम वक्त दे सकता हूँ, है ना। तो इस तरह से आप देखिए, और ये आपने मान लीजिए करियर को आपने सेलेक्ट कर लिया, आपके पास 3 ऑप्शंस होते हैं, जो मतलब 3 चीजें होती हैं जो कि आपके लिए जरूरी होता है अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए। एक होता है आपको टाइम मैनेज करने के लिए, दूसरा होता है जब आप सोचते हो उसके लिए कुछ कुछ स्ट्रेस आते हैं मन में, तो उसको कैसे मैनेज करें। तो ये सारी बातों के बारे में बताने के लिए हमारे टीम के जो अन्य अनुभवी एक्सपर्ट हैं, जो सब्जेक्ट एक्सपर्ट भी हैं, तो वो आप लोगों को बताएंगे। लेकिन सबसे पहले अभी आपको गोल सेटिंग के बारे में, जो आपने लक्ष्य को चुना है, सेलेक्ट किया है, उस तक पहुंचने के लिए क्या क्या पड़ाव आएंगे, किस किस स्टेप से होकर आपको गुजरना पड़ेगा, आपको क्या क्या चाहिए, सोर्सेस क्या चाहिए, वो सारी चीजों के बारे में, गोल सेटिंग के बारे में बताने के लिए अब आपके सामने आ रही हैं जेसिलिट आरुषि। जेसिलिट आरुषि के बारे में मैंने आप लोगों को पहले भी थोड़ा सा बताया था। बहुत ही एक्टिव और उनकी जो प्रेजेंट ऑफ माइंड है, और आपके साथी हैं वो 12th की जो बीसीएम के जो स्टूडेंट हैं, वो आप उनको साथी मान सकते हैं, आप उनसे शेयर कर सकते हैं अपनी बातें। तो अब आपके सामने जो गोल सेटिंग है उसके बारे में बताने आ रही हैं जेसिलिट आरुषि। I hand over to Mike Arushi and children and बाकी लोग जो भी हैं यहाँ पर मौजूद। Thank you everyone for listening me. Hello. Okay. Thank you, ma'am, for giving me such a nice opportunity to interact with the milestones for our future. First of all, a very pleasant good morning, all of you. Myself, Jesilat Arushi Jaiswal from JCI Durg Bhilai, and I am a student of 12th standard from MGM Senior Secondary School, Sector 6 Bhilai. जैसा कि करियर चॉइस के बारे में जब बात हो रही थी, तो बार बार ये नाम आया कि हाँ, अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए आपको ये करना पड़ेगा, अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए आपको वो करना पड़ेगा। और मैं मानती हूँ कि आप सब जिस स्टेज में हैं एज अ स्टूडेंट, आप सभी को पता होगा कि गोल क्या होता है। कुछ लोग उसे अ की टू सक्सेस कहते हैं, और द सक्सेस वी वांट टू अचीव, राइट गोल, ये इन सबको कहते हैं। तो आज मैं आप सबको बताना चाहूंगी कि व्हाट इज अ गोल, व्हाट इज गोल सेटिंग, why goal setting is so important, and types of goal. So first of all, what is a goal? इस जो फोटो में या इस स्टिकर में बार्ट सिम्पसन अपनी शिप या अपने बोट को लेकर गोल गोल घूम रहा है। उसका मतलब और कुछ नहीं, बस इतना सा है कि एक दिन वो अपने बोट में बैठकर निकला, तो उससे किसी ने पूछा कि आप कहाँ जा रहे हैं, तो उसने कहा कि अभी तो मैं निकल रहा हूँ। तो फिर किसी ने वापस पूछा कि नहीं, पर आप जा कहाँ रहे हैं, तो उसने बोला कि हाँ, वो मैं रास्ते में डिसाइड कर लूंगा। तो उन लोगों ने बोला चलो ठीक है। वो 3 दिन तक वापस वहीं आया जहां से उसने शुरू किया था, और वो अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच ही नहीं पाया। अगले दिन उसने फिर अपनी बोट निकाली, पर इस बार उसके हाथ में एक मैप था जिसमें उसका डेस्टिनेशन और रूट प्रॉपर्ली दिया हुआ था। तो किसी ने फिर पूछा कि आज आप कहाँ जा रहे हैं, वापस अपना टाइम वेस्ट करके इधर ही वापस आने का इरादा है क्या? तो बार्ट सिम्पसन ने बोला नहीं, आज मेरे पास मैप है, मेरा डेस्टिनेशन मुझे पता है, उसकी रूट मुझे पता है, जो मुझे सबसे इजी पड़ेगी या जो मुझे सबसे शॉर्ट लगेगी, मैं वो रूट पकड़कर अपने डेस्टिनेशन तक जरूर पहुंचूंगा। और वो एक दिन में अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच जाता है। तो गोल्स आर लाइक मैप्स व्हिच हेल्प यू
to get to your destination much faster than sailing through aimlessly. अगर आपके पास गोल है तो आप अपने डेस्टिनेशन तक जल्दी पहुंच जाएंगे. इससे तो ये बेहतर ही है ना कि आप बिना अपना गोल डिसाइड किए एमलेसली इधर उधर भटक रहे हैं या कहीं ऐसी जगह पहुंच जा रहे हैं जहां आपको नहीं होना चाहिए. तो इसीलिए गोल इतना इम्पोर्टेंट होता है इस एज में. ओके, नेक्स्ट, गोल्स आर व्हाट व्हिच डिटरमाइन द डायरेक्शन. आप इस स्लाइड में लेफ्ट साइड होमर सिम्पसन फिर से गोल गोल घूम रहा है और राइट साइड होमर सिम्पसन सबसे अलग हटकर अपनी भीड़, सबसे सारी भीड़ से अलग हटकर अकेले जा रहा है बिकॉज उसको अपना डेस्टिनेशन पता है और उस तक पहुंचने का डायरेक्शन पता है. यही डिफरेंस है कि कब आपको गोल के बारे में जानकारी है और कब नहीं है. और इसीलिए कहा जाता है कि गोल्स डिटरमाइन योर डायरेक्शन. And that is why having a goal is so important at this age. Next is goal setting. What is goal setting? Okay, goal setting, जैसा कि मैंने पहले बताया, is an act of selecting a target or objective you wish to achieve. आप कोई टारगेट सेलेक्ट करते हैं या आप कोई ऑब्जेक्टिव एम करते हैं और आप उस तक पहुंचने के लिए रोज मेहनत करते हैं, बहुत ही ज्यादा डेस्परेट हो जाते हैं, रोज उसमें अपने एफर्ट्स डालते हैं एट योर लेवल बेस्ट. उसी को गोल सेट करना कहते हैं. गोल तो मैं भी डिसाइड कर सकती हूँ कि हाँ ठीक है मुझे इंजीनियर बनना है, पर अगर मैंने उसके लिए मेहनत ही नहीं की, पढ़ाई ही नहीं की, कोशिश ही नहीं की एग्जाम देने की, तो मैंने गोल सेट ही नहीं किया. सो गोल सेटिंग is the act of selecting a target and objective you wish to achieve and then you put all your efforts for it daily. That is goal setting. Next is what types of goal is. ऐसा नहीं है कि मैंने अभी से एक लॉन्ग टर्म गोल बना लिया कि I want to work in Google, मतलब मैं गूगल में काम करना चाहती हूँ, मैं गूगल कंपनी के लिए काम करना चाहती हूँ. उसके भी बीच में मेरे बहुत सारे स्टेजेस मुझे पार करने होंगे. जैसा कि करियर तक पहुंचने के लिए आपको 3 स्टेजेस को मेंटेन करना होता है और उन पर काबू कर पाना होता है, वैसे ही गोल्स के भी टाइप्स होते हैं और आपको 1 by 1 स्किप करना पड़ता है. फर्स्ट इज अ शॉर्ट टर्म गोल, सेकेंड इज अ मिड टर्म गोल एंड थर्ड इज अ लॉन्ग टर्म गोल. शॉर्ट टर्म गोल वो होता है जो आप आज से लेकर आने वाले कुछ दिनों के लिए तय करते हैं. जैसे अभी आप सभी स्टूडेंट्स हैं तो अभी आपका शॉर्ट टर्म गोल होना चाहिए कि मैं आज से आने वाले वीकली टेस्ट में या फिर वीकली टेस्ट में या जो मेरा प्रोजेक्ट सबमिशन की डेट है आने वाली है जो नेक्स्ट वीक, उस पर वर्क करूंगी और उस पर A+ ग्रेड पाना है मुझे. तो दैट इज माय शॉर्ट टर्म गोल. देन सेकंड इज योर मिड टर्म गोल कि आप आज से लेकर आने वाले कुछ महीनों तक के लिए जो गोल डिसाइड करते हैं वो होता है आपका मिड टर्म गोल. जैसे कि अभी आपने डिसाइड किया कि मैं आज से लेकर आने वाले जो मेरे पीरियोडिकल एग्जाम्स हैं या मेरे जो एनुअल एग्जाम्स हैं, मुझे उसमें स्पेसिफिकली हर एक सब्जेक्ट में 90+ चाहिए मार्क्स. तो दैट विल बी योर मिड टर्म गोल. देन थर्ड कम्स योर लॉन्ग टर्म गोल्स, जो आप आज से लेकर आने वाले कुछ सालों के लिए डिसाइड करते हैं. जैसे कि अभी आपका गोल होगा कि मुझे अपने एनुअल एग्जाम्स क्लियर करने हैं, मुझे अपने बोर्ड एग्जाम्स क्लियर करने हैं, उसके बाद मुझे अपना कॉम्पिटिटिव एग्जाम देना है और एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेकर अपनी फर्दर स्टडीज के लिए प्रोसीड करना है. तो दैट विल बी योर लॉन्ग टर्म गोल. और जरूरी नहीं है कि आप अभी से एक लॉन्ग टर्म गोल डिसाइड करके उसी के बारे में सोचते रहें. जरूरी है उस पर काम करना कि आप पहले अपना शॉर्ट टर्म गोल कंप्लीट करें, देन आप अपने मिड टर्म गोल में जाएं और उसके बाद अपने लॉन्ग टर्म गोल के लिए भी वर्क करना स्टार्ट करें. नाउ हाउ शुड बी आवर गोल इन दिस स्मार्ट एरा when a person is so smart, holding a smartphone, wearing a smart watch and smart neckband, I think कि उनके गोल्स भी स्मार्ट होने चाहिए, राइट? स्मार्ट गोल से मेरा मतलब है S which stands for specific,
M, which stands for measurable, A, which stands for achievable or attainable, R, which stands for realistic or relevant, and T, which stands for timely or time bound goal. एंड जब ये पांचों आपस में मिल जाते हैं तो आपका गोल एक स्मार्ट गोल बन जाता है. अब मेरा स्पेसिफिक गोल से क्या मतलब है वो सुनिए. व्हाट इज अ स्पेसिफिक गोल? जब आप अपने एक स्पेसिफिक गोल के बारे में सोचते हैं तो आपको अपने आप से एक क्वेश्चन पूछना होगा कि व्हाट एग्जैक्टली डू आई वांट टू डू, और वेयर डू आई टेक अ स्टैंड इन माय सोसाइटी. Next slide, please. Where do I take a stand in my society, or why I want to be this or that, जो भी आप बनना चाहते हैं. Suppose आपका गोल है, आपसे किसी ने पूछा कि आपका गोल है डॉक्टर बनना, लेकिन उन्होंने पूछा हाँ ये तो ठीक है पर तुम्हें स्पेसिफिकली क्या बनना है, तो तुमने कहा हाँ मुझे डॉक्टर ही बनना है. उन्होंने फिर पूछा तो आपको कहना होगा कि मुझे सर्जन बनना है या फिजिशियन बनना है या डेंटिस्ट बनना है या गायनोकोलॉजिस्ट बनना है. तो आपको अपना एक स्पेसिफिक गोल तैयार करना होगा कि हाँ मुझे डॉक्टर तो बनना है पर उसमें भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं और मुझे उनमें से ये चुनना है. तो ये आपको खुद से पूछना पड़ेगा कि व्हाट एग्जैक्टली डू आई वांट टू डू. जब भी आप स्पेसिफिक गोल के बारे में सोचते हैं तो 3 W's के बारे में सोचिए. What, तो मैंने बता दिया कि आप क्या बनना चाहते हैं, उसे स्पेसिफिक रखिए. सेट गोल्स विद क्लियर एंड डिफाइंड ऑब्जेक्टिव्स. देन सेकंड इज वेयर, कि अगर मैं एक गायनोकोलॉजिस्ट बन जाता हूँ तो मेरा सोसाइटी में क्या स्टैंड होगा, मैं क्या स्टैंड लेने वाला हूँ, या मैं क्यों. देन थर्ड W विच कम्स व्हाई, तो मैं क्यों बनना चाहता हूँ. खुद से पूछिए कि मैं क्यों बनना चाहता हूँ, कि मुझे बस ऐसे ही कोई ऑप्शन नहीं मिला, या मेरे फ्रेंड्स बन रहे हैं, या मेरी फैमिली मेंबर्स में बहुत सारे डॉक्टर्स हैं. ये तो कोई स्पेसिफिक रीजन नहीं हुआ. व्हाई मतलब आपने सोच लिया कि हाँ मुझे गायनोकोलॉजिस्ट बनना है और मुझे विलेज एरिया में सर्व करना है क्योंकि वहाँ हॉस्पिटल्स नहीं होते, तो मैं उनकी हेल्प करना चाहता हूँ बस. दैट इज माई क्लियर ऑब्जेक्टिव और इसीलिए मुझे डॉक्टर बनना है और मुझे गायनोकोलॉजिस्ट बनना है. तो दिस इज व्हाट वी कॉल अ specific goal. Then second is M, which stands for measurable, a measurable goal. आपको अपना गोल ट्रैकेबल बनाना होगा. How will you know that you have reached it? आपको कैसे पता चलेगा कि मैं उस तक पहुंच चुका हूँ, या फिर मैंने कहाँ से शुरुआत की थी और अब मैं कहाँ हूँ. Suppose मैंने अपना बोर्ड एग्जाम्स क्लियर किया, मैंने अपने नीट एग्जाम्स क्लियर किए, एक अच्छे कॉलेज में मैंने अपना MBBS क्लियर किया. अब मुझे क्या करना होगा? क्या मैं मास्टर्स ऑफ मेडिसिन करूंगा, या मैं मास्टर्स ऑफ सर्जरी करना चाहूंगा एक गायनोकोलॉजिस्ट बनने के लिए? तो वो आपको खुद से पूछना पड़ेगा कि अब आगे क्या. ओके, देन सेकंड क्वेश्चन you have to ask to yourself is how much changes I need to happen, कि और कितने चेंजेस लाने पड़ेंगे मुझे अपने गोल तक पहुंचने के लिए. अगर मैंने अभी MBBS की डिग्री के लिए दिन में 6 घंटे पढ़ाई की तो शायद मुझे अपने मास्टर्स के लिए दिन में 8 घंटे पढ़ना होगा. तो ऐसे आपका गोल ट्रैकेबल बनता जाता है क्योंकि आप उसे समझने लगते हैं. Then third question is कितने cycles और how many actions or cycles need to occur. कितने cycles अभी और बचे हैं. अगर मैंने अभी अपने 3 सेमेस्टर्स के लिए पढ़ाई की है तो अब मुझे आने वाले 6 सेमेस्टर्स के लिए कौन सा तरीका अपनाना होगा जिससे मैं फास्ट एंड इजीली अपना सिलेबस कंप्लीट करूं. तो ये हो गया कि आपने जान लिया कि यस माय गोल इज ट्रैकेबल. मुझे सब पता है अपने गोल के बारे में, मुझे सारी जानकारियां हैं. तो दिस इज हाउ योर गोल बिकम्स मेजरेबल. देन नेक्स्ट is A, which stands for achievable or attainable. When you think of an achievable goal, there are many questions जो आपके दिमाग में आ सकते हैं. First is कि
क्या ये गेटेबल है, क्या मैं इसे सच में अचीव कर सकता हूँ, क्या मेरे अंदर ये सारी खूबियां हैं या मेरे अंदर ये इंटरेस्ट और एबिलिटीज हैं कि मैं उस तक पहुंच पाऊंगा। सपोज कि मैं एक न्यूज रिपोर्टर बनना चाहता हूँ क्योंकि मुझे वो बहुत ज्यादा एडमायरिंग लगते हैं, तो मुझे एक न्यूज रिपोर्टर बनना है, लेकिन साथ ही साथ मुझे स्टेज फियर भी है। तो ये गोल तो आपका अचीवेबल हो नहीं सकता, इसके लिए आपको और प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। हाँ, लेकिन ये बात जरूर है कि मुझे स्टेज फियर सिर्फ कोई स्पीच देने में आता है या मुझे कुछ बताते वक्त आता है। जब मैं गाना गाता हूँ तब मुझे स्टेज फियर नहीं होता और मेरे गाना गाने की स्किल्स बहुत ज्यादा अच्छी हैं। तो हो सकता है कि आप एक म्यूजिशियन बन जाए या आप एक सिंगर बन जाए, आप तभी स्टेज में परफॉर्म करेंगे और वो आपको सक्सेस भी देगा। Then comes, do you have the resources to achieve the goal? क्या मेरे पास वो सारे रिसोर्सेज हैं जो मुझे मेरे गोल तक पहुंचाने वाले हैं? अगर मेरे एग्जाम्स आने वाले हैं तो क्या मेरे पास गाइड्स और रेफरेंस बुक्स हैं जो मेरे सिलेबस कंप्लीट करने में मुझे मदद करने वाले हैं? क्या मुझे प्रॉपर गाइडेंस मिल रही है कि मैं अपने गोल तक पहुंच पाऊं? तो ये सारे आपके रिसोर्सेज या रिक्वायरमेंट्स बोल सकते हैं आप। So when you think of a achievable goal, make a list of the requirements to reach your goal. Then third last question जो बहुत बार आपके दिमाग में आता है, आपके ख्याल में आता है कि is this goal likely to bring success? कि क्या ये गोल मुझे सक्सेस दिला पाएगा? Look, suppose आपने अपने डैड से पूछा कि पापा मुझे एडवाइस चाहिए कि मुझे क्या गोल सेट करना चाहिए और मैं किस करियर में जाऊं। तो आपके डैड ने आपसे कहा कि देखो बेटा, इन आवर फैमिली देयर आर सो मेनी डॉक्टर्स, तो मैं चाहता हूँ कि तुम डॉक्टर बनो एंड यू हैव टू बी अ डॉक्टर। आप अपनी मदर के पास जाते हैं और उनसे पूछते हैं कि मम्मी मुझे इंटरेस्ट नहीं है, बायोलॉजी नहीं पढ़ना है मुझे, या मुझे डॉक्टर ही नहीं बनना है, तो मैं कुछ और नहीं कर सकता क्या? तो आपकी मम्मा भी यही कहती हैं कि नो बेटा, इन आवर फैमिली देयर आर सो मेनी डॉक्टर्स और इसीलिए हम जाने जाते हैं, पूरी सोसाइटी में हमारा एक अलग नाम है, तो तुम्हें डॉक्टर ही बनना होगा। तो आपके मन में बैठ जाता है, वो डे बाय डे आपको और प्रेशर देने लगते हैं कि नहीं, यू हैव टू बी अ डॉक्टर। आपके मन में भी ये चीज बैठ जाती है कि यस ओके, आई हैव टू बी अ डॉक्टर, वरना फिर ऐसे आप सोचने लगते हैं। तो देखिए, आई वॉन्ट टू बी अ डॉक्टर में और आई हैव टू बी अ डॉक्टर में बहुत बड़ा डिफरेंस है। आपने पढ़ाई की, आपने एग्जाम्स दिए, आपने बहुत मेहनत की अपने डॉक्टर की डिग्री कंप्लीट करने के लिए, आपका फर्स्ट डे है क्लिनिक में, आप निकलते हैं और आप कहते हैं एक दिन तो कंप्लीट हो गया, अब देखते हैं आगे भी ऐसे ही चलेगा। तो लुक माय फ्रेंड, दिस इज नॉट एक्चुअली वी कॉल सक्सेस। सक्सेस वो होती है जो आपको खुशी दे, जो आपके हिसाब से आपको मिली हो, जो आपने अपनी चाह से गोल सेट किया हो और आप उस तक पहुंचे। छोटे से छोटे गोल के लिए जब हम रोज मेहनत करते हैं और उस तक पहुंचते हैं तो वो सक्सेस देता है, पर तब जब वो गोल हमने खुद अपने मन से डिसाइड किया हो। तो बिना किसी प्रेशर में आए, अगर आप अपनी एबिलिटीज को देखते हुए या अपने पहले के अचीवमेंट्स को देखते हुए या अपने इंटरेस्ट को देखते हुए कोई गोल सेट करते हैं, तो इट्स डेफिनेट कि आपको सक्सेस मिलने वाली है। Okay, now fourth, which is R, which stands for realistic or relevant goal. तो realistic goal का मतलब सिर्फ बहुत छोटा सा है, is it in your power to achieve it, or is this a worthwhile goal for you? Do you commit for this? क्या आप इसके लिए कमिट कर सकते हो? मैंने तो सोच लिया कि हाँ भाई मुझे गायनोकोलॉजिस्ट बनना है, बट मैंने सोच के रखा है कि आई वॉन्ट माई क्लिनिक टू बी ऑन मून। तो क्या ये एक वर्थवाइल गोल है? क्या ये मेरी पावर में है कि मैं उसे अचीव कर सकती हूँ? नहीं, राइट? मैंने सोच लिया कि हाँ मुझे डॉक्टर बनना है और मुझे एलियंस को ट्रीट करना है और ये मुझे करना ही है, पर ये तो हो ही नहीं सकता ना, ये मेरी पावर में नहीं। तो दिस इज नॉट अ वर्थवाइल गोल। आपने सबसे तो कह दिया कि हाँ मुझे उन्हीं को ट्रीट करना है, पर क्या आप खुद से कमिट कर सकते हो? कि हाँ मैं कर पाऊंगी। सेट अ गोल दैट इज चैलेंजिंग
बट पॉसिबल। वो चैलेंजिंग जरूर होना चाहिए ताकि आपको रोज वो याद दिलाते रहे, नो आरुषि यू हैव टू डू इट, लेकिन पॉसिबल भी होना चाहिए. इट शुड बी इन योर पावर टू अचीव इट. नाउ लास्टली that is T, which stands for time bound or a timely goal. तो टाइम बाउंड या टाइमली गोल क्योंकि इन सब में से बहुत इंपॉर्टेंट है. क्यों है वो? इसलिए क्योंकि when you decide to set a goal, you have to maintain a perfect balance between time management and your goal set, and the goal you have set. तो जरूरी है कि आप अपने गोल सेट करते वक्त इसका ध्यान जरूर रखें. खुद से पूछिए कि when exactly do I want to accomplish it, और which or what is the clear deadline जो मैंने अपने आप को दी थी. खुद से ये सारे क्वेश्चंस करना इसलिए जरूरी है because when you set a clear deadline, it reminds you of for a sense of urgency and prompt you to have a better time management. उसके लिए आप ये भी कर सकते हैं कि मैंने जो डेडलाइन दी हुई है उसको मैं स्टिकी नोट में लिख कर आप वॉल पे चिपका दें, या आप मिरर पे चिपका दें, बुक शेल्फ में, या अपने स्टडी टेबल के ऊपर. इसलिए क्योंकि आप वहां से बार बार गुजरते हैं, आपकी नजर बार बार उस पर पड़ने वाली है. तो आप ऐसे स्टिकी नोट्स चिपका सकते हैं कि यस आई हैव टू क्लियर और आई हैव टू फिनिश माय सिलेबस टिल द मंथ एंड, और उसके बाद मुझे अपने एग्जाम से पहले एक पूरा महीना रिवीजन को देना है. तो व्हेन यू गिव योरसेल्फ अ क्लियर डेडलाइन, तो वो आपको बार बार रिमाइंड करवाएंगे कि आरुषि तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है. आप खुद से पूछने लगेंगे कि यार मैंने तो डेडलाइन इस वीकेंड की दी थी, क्या मैंने अपना चैप्टर 2 कंप्लीट कर लिया है? अगले महीने एग्जाम्स आ रहे हैं, क्या मैंने अपना रिवीजन स्टार्ट कर दिया है? तो डेडलाइंस सिर्फ इसीलिए होती है ताकि वो आपको बार बार रिमाइंड करवा सके कि हाँ अभी आप यहाँ तक पहुंच चुके हैं, इतना ही टाइम बाकी है और मेहनत करो. ओके, सो हियर वी हैव कंप्लीटेड कि स्मार्ट गोल किसे कहते हैं. तो नाउ लेट मी टेस्ट यू ऑल. आपसे कुछ क्वेश्चंस है मेरे. मदन is a person who wants to be healthy and Sadhan is a person who wants to lose 5 kgs weight in 2 months by running to be fit and healthy. तो इसमें से आप मुझे चैट सेक्शन में बताइए कि किसका गोल एक स्मार्ट गोल है. I want you all to be very free to chat with us in the chat section. So I'm waiting for your replies. Okay, Sadhan. Okay, Sadhan. Wow, good. I received many replies privately also. Okay, this is what we call a smart goal. क्योंकि उसे पता है कि मुझे 5 kgs, मुझे पता है कि मुझे 5 kgs वेट ही लूज करने हैं. मेरे पास कितना टाइम है, मुझे मेजरेबल मीन्स मुझे उसके लिए क्या करना होगा. मैं दौड़ने वाला हूँ 2 महीने लगातार ताकि मेरा वेट कम हो सके. ये रियलिस्टिक ये गोल है ही, तो ये एक स्मार्ट गोल हो गया, राइट? ओके, सेकेंड एग्जाम्पल. Sheena wants to get good marks and Reena wants to achieve 98% marks in her 12th board exams, which are 6 months from now. Which one is a smart goal? Reena, okay. All right, I'm getting so happy कि मुझे इतने सारे replies, इतने सारा response मिल रहा है. Okay, yes, Reena has a smart goal. हो सकता है कि वो काफी smart होगी, and so she has a smarter goal, right? Yes, Reena is the correct answer. Reena has a smart goal. Okay, तो अब हमारी, क्योंकि जैसा कि मंजू मैम ने आपको बताया, करियर तक पहुंचने के लिए आपको 3 स्टेजेस क्लियर करनी होती हैं. क्लियर नहीं, उसे मेंटेन कर चलना होता है. फर्स्ट वाज गोल सेटिंग, जो हम कंप्लीट कर चुके हैं. आई विश कि आप सभी का एक गोल हो इस सेशन के बाद, या आप थोड़ा टाइम लेकर अपना एक स्मार्ट गोल प्रिपेयर कर लें. और उसके बाद आता है टाइम मैनेजमेंट. टू टेल यू अबाउट टाइम मैनेजमेंट,
I would like to call Mrs. Neetu Bansal ma'am, who is an excellent speaker and has an expertism in handling sessions like time management, being a very punctual lady. So without wasting any more time, I would like to call Mrs. Neetu Bansal ma'am. Thank you all of you for your kind and patient listening. Okay, welcome Shraddha Suman Jena 10A. Okay, you're welcome, baby. Okay, thank you for your kind listening. Once again, this was Jaisalat Arushi Jaiswal. I wish a very good luck for your future. Bye. Thank you, Arushi. Thank you for an awesome walkthrough of what a goal should be and why it is important for all students to start thinking of it right away. आप अभी सोचेंगे तभी उस पे काम शुरू करेंगे और फिर आप अपना लॉन्ग टर्म गोल सोच के उसके ऊपर आगे बढ़ सकेंगे. So there are like this, it's a ladder. Reaching your career is a ladder. उसमें first step है to first figure out what you want to do as a career. Second is to divide your career, the path to your career into multiple goals. And then the third step to it is to ensure that you can manage reaching their goals well in time. Because a goal which is delayed is as good as a goal which is missed. आपको बनना है, मान लीजिए डॉक्टर, taking the example जो आरुषि ने कहा. So obviously you want to kind of achieve that in between your 20s and 30s, right? You do not want to wait and go beyond. So there is a time limit to every goal that you set. So right now what I'm going to talk to you about is time management. Time management is something which is very important in handling the expectations of reaching the goals. Okay, so I'll start with an example of a friend of mine. In this COVID situation, आपको पता है hand sanitizer कितना important है. So what she said is that let me try to make some hand sanitizer. इसका view change कर सकते हैं, the slideshow. What is it that I should do to make a hand sanitizer? You basically need 3 or 4 ingredients. एक आपको चाहिए ethanol or alcohol, and then you need some aloe vera and maybe a little bit of perfume to ensure that it doesn't, smell very bad. So she actually bought 86,400 liters of ethanol to do that, and she was very happy about it. But then she slowly found out that ethanol does evaporate. It evaporates और धीरे धीरे वो उड़ता है और खत्म होने लगता है. And ये देख के कि इथेनॉल evaporate हो रहा है, वो बस दुखी हो गई. She started, oh my God, मेरा the ethanol that I bought वो कम हो रहा है. मैंने जितना सैनिटाइजर बोला था उतना नहीं बनेगा. अब मैं क्या करूंगी? और इस दुख में वो बस बैठ गई और उसने कुछ नहीं किया उसके बाद. And she lost all the 86,400 liters of ethanol. Now this ethanol, children, is, I'm so sorry, is the time that we all have in a day. It is 86,400 seconds. And what is important is that we save that time and put it to good use. What is good use of time? The good use of time is doing tasks which slowly take you towards your goal a step ahead. And everybody in this world actually has the same amount of time. तेंदुलकर के पास भी उतना ही टाइम है, बिल गेट्स के पास भी उतना ही टाइम है, मेरे पास भी उतना ही टाइम है, आपके पास भी उतना ही टाइम है. Which is one day, in a day, 86,400 seconds. What makes the difference between successful people and not so successful people is how well they use this time, how well they put it to use. So what I'm going to tell you now are 3 techniques of how to ensure that you're putting your time to good use and being able to achieve your goal. So the first thing which is there, which is the simplest, and it is really simple but really important, is to make a plan, or in the terms that is used by students, make a timetable. मैं फिर से बोल रही हूँ, make a timetable. अपना timetable, कल का timetable आप आज रात में बना लीजिए. उसमें ये लिख लीजिए कि इस घंटे, इस दिन के मैं क्या करूँगी, क्या पढ़ाई करूँगी,
put your recreation time also if you want, put your general important tasks also in that. ऐसे सिंपल चीजें आप इसमें डालिए, लेकिन बनाइए जरूर. Why? जब आपने मंडे नाइट अपना टाइम टेबल बनाया तो आपका पूरा ट्यूसडे का दिन आपको कुछ सोचना नहीं पड़ेगा. अब मेरे पास टाइम है, अब मैं क्या करूं, अच्छा ये पढूं, अच्छा ये पढूं, ये क्या हो रहा है, ये एथेनॉल एवेपोरेट हो रहा है. It is just wasting your time because that decision making is taking away precious seconds from your time to spend. इस जरूरी है कि आप रात में टाइम टेबल बना लीजिए और उसमें अपना स्टडी टाइम लिखिए. अब एक सैंपल टाइम टेबल अगर मैं आपको दिखाऊं, so if I look at a sample timetable for a student, it will look something like this. Monday, Tuesday, Wednesday, there'll be some pieces of sleep time and some pieces of meal time, for example. ऐसा टाइम टेबल आपको दिखेगा जिसमें आपने सब्जेक्ट्स डाले, which is very good. If you are here and if you come to this point, it is good. But the recommendation that I have is to make it detailed. For example, आप मान लीजिए कि आपको मूवी देखना है, आपने सोचा यार मूवी देखने का मन कर रहा है, तो क्या चांस है कि आप मूवी देखने जाएंगे? Just 10%, क्योंकि आपका बस मन किया, आपने उसके लिए कुछ ज्यादा किया नहीं, उसमें ज्यादा सोच नहीं डाली. अब बट सपोजिंग आपने कहा दिल बेचारा देखने जाते हैं, I have decided, you decide फ्राइडे को देखने जाते हैं, decided on the movie and you have decided on the day, so you put in more thought, the chance of you achieving that task of going and watching Dil Bechara on Friday is 50% increase हो जाता है. But supposing you go ahead, decide on the hall, decide on the timing, and actually go ahead and book your tickets, तो कितना हो गया आपका time, आपका percentage of watching the movie? It is 100%, almost 100%. So what I am trying to say by this example is, when you make a timetable, put some detailed thought into it. Monday maths 3 to 4 लिखने की जगह मैं आपको recommend कर रही हूँ कि आप ये भी लिखो कि मंडे 3 से 4 के बीच मैं मैथ्स करूंगा, उसमें नंबर सिस्टम वाला चैप्टर उठाऊंगा, उसमें एक्सरसाइज 1 and 2 करूंगा. The moment you put this amount of detail, this amount of thought in your timetable, the chances of you actually doing this is going to increase manifold. And this is a very simple technique. आप इसको apply करेंगे, आप देखेंगे आपका efficiency, the amount of work that you can get done, that increases multifold. और मेरे कहने से do try it for a week. आप खुद उसमें आप change देखेंगे. Right? So the first technique is to make a daily plan. Now I'll move on to the next thing. Timetable में डालना क्या है? How will you decide that? वो decide होता है by prioritizing all the things that you have and deciding what you need to put in the timetable. So this is a famous example, but I'm going to take it here and kind of try to explain from the context that I have understood. So supposing you have important things in life, for example, right now in your life, it will probably be studies. ये important चीजें हैं आपकी, बड़ी चीजें हैं जो आपके rocks हैं. Then there are some urgent tasks, मतलब कुछ चीजें हैं जो करनी ही होती हैं. मम्मी ने कहा सब्जी लेके आओ, तब सब्जी लेके आओगे ही. आपको you have to take your dog for a walk, तो आप उसको लेके जाओगे ही. So these are pebbles. These are the smaller urgent things in life. And then there are these leisure items, for example, going on social media or clicking a picture for Instagram or chatting with your friend. These are things which are there, which you would like doing, but they don't directly help you in achieving your goals. These are sand. And supposing I give you a jar, which is actually symbolic of the time that you have. 86,400 liters का मैं आपको jar देती. Now I'm going to ask you कि अगर आपको इन सब चीजों को इस jar में डालना है, तो आप किस order में डालेंगे? Rocks, pebbles, sand, or sand, pebbles, rocks, or pebbles, sand, rocks, whatever. So just can you write on your chat box RPS or SPR or whatever order you feel makes sense. And the condition is that you should try to fit in almost all of it in the jar. So I'm getting some answers. RPS, RPS, RPD. Okay, sand, it's S. I'll assume it is S. Okay. RPS.
So wonderful, wonderful. What I can see is either this example is really famous and you all are, kind of know the answer, which is great, or you are really aware of what prioritization with respect to task mean. Both of these cases, I'm very happy that you already know what it means to prioritize your work. So I'll just show you the example of 2 jars here. RPS जो सही आंसर है, आप पहले rocks डालेंगे, फिर pebbles डालेंगे, फिर sand डालेंगे. So you will be able to fit in almost all of these 3 in the jar, and your jar will look like jar 2. But if you try to put your leisure items first, कि यार पहले मैं अपना थोड़ा grooming कर लूं, बाल वाल कटवा लूं, थोड़ा सा मौसम अच्छा है, साइकिल उठा के टहलाऊं, फिर उसके बाद देखता हूँ डॉग को घुमाऊंगा, फिर पढ़ने बैठूंगा, then your jar is going to look like jar 1. You will not be able to fit in stuff. The ratio of all these 3 items is again something which you have to decide. You can't have too much of sand in jar 2. You have to have first fill it with the rocks. जब उसमें space नहीं बचे तब आप pebbles डालिए, फिर उसमें space नहीं बचे तब कहीं बीच में sand fit करने की जगह है. So that is the second technique, which is prioritization. I hope you are able to understand and appreciate it. So the question comes कि आपने टाइम टेबल बनाना सिखा दिया, टाइम टेबल में लिखना क्या है वो सिखा दिया, ग्रेट मैम हो तो गया? नहीं हो गया, आपने लिख लिया, सुंदर सा चार्ट बना लिया, स्केच पेन यूज करके उसको खूबसूरत बना लिया, लेकिन करना क्या है? उस पे एक्शन लेना है. You have to do something about it and you have to bring in the commitment कि जो मैंने टाइम टेबल में लिखा है उसको मैं करूंगी ही. I am working on physics right now because I have it in my timetable, and I'm working on my timetable. मेरे timetable में लिखा है, but I get a phone call. Friend से यार चल घूमने चलते हैं, मोमोज खाएंगे. तो आपको सोचना है उस वक्त कि should I be committed to that timetable or should I give in to the लालच कि मैं जाके थोड़ा घूम के आता. तो आपको इसी कमिटमेंट की मैं बात कर रही हूँ कि आपको उसमें गिव इन नहीं करना है. You have to ensure that you do the right thing and be committed to the timetable, just like Mr. Salman Khan is, where he says कि एक बार जो कमिटमेंट कर दी तो मैं फिर अपने आप की भी नहीं सुन. He will not listen to himself. Similarly, आपको भी अपनी नहीं सुननी है. आपका दिल कह रहा है चल घूमने चलते हैं, लेकिन आप उसको नहीं सुनोगे. आप कहोगे मैंने टाइम टेबल में अपने आप को कमिटमेंट दी है, मैं इस समय फिजिक्स पढ़ूंगी तो मैं फिजिक्स ही पढ़ूंगी. So that is the kind of commitment that is needed. So these are the 3 things. First, make a daily plan. Second, ensure that you put the right things in the timetable by doing the prioritization right. And third is the most important, which is once you put it down in the timetable, be very committed to it, right? And actually take action on it. So I'm ensuring that if you try these out, आपकी efficiency बहुत बढ़ने वाली, right? So this was about time management. Now I'd like to hand it over to my dear friend, Mr. Karmendra Tyagi. He generally spends his time in between children of your age, and he's really fun. He's really, he has a lot of experience and a lot of good things to share with you. So I'm sure you'll enjoy his session. He's going to be talking to you about stress management. So I'd now like to invite Mr. Karmendra Tyagi. Thank you, Neetu ma'am. Thank you for this wonderful session. आज का मेरा जो टॉपिक है वो है स्ट्रेस मैनेजमेंट. राइट. तो जैसे आपने अभी तक ट्रेनर से सुना कि व्हाट वी नीड टू हैव अ क्लियर करियर पाथ, और उसके लिए वी नीड टू डिवाइड आवर जर्नी इनटू सेवरल स्मॉलर गोल्स. और जब हम लोग ये शॉर्ट टर्म गोल्स करते जाएंगे अचीव, तो कुछ मिड टर्म्स गोल अचीव होंगे, कुछ मिड टर्म्स गोल को मिला के कुछ लॉन्ग टर्म गोल अचीव होंगे,
और जितने लॉन्ग टर्म गोल हमारे क्लियर होंगे उतनी बड़ी सक्सेस मिलेगी। 1-2 दिन के गोल्स अगर अचीव कर रहे हैं या 1 मंथ के गोल अचीव कर रहे हैं बट लॉन्ग टर्म गोल नहीं बने हुए हैं तो सक्सेस का जो अमाउंट है वो छोटा रहेगा। जितना लॉन्ग टर्म करेंगे और जैसा बोलेंगे वैसा ही अचीव होगा। जैसे मैं क्रिकेटर बनना चाहता हूं, एक गोल है, लेकिन मैं इंडिया टीम की तरफ से खेल के वर्ल्ड कप जीतना चाहता हूं क्रिकेट में, ये बेटर गोल है। तो आप जितना बड़ा और जितना अपने लिए एक्स्ट्रॉर्डिनरी गोल सेट करेंगे उतनी बड़ी सक्सेस के लिए आप अपने आप इंस्पायर होते जाएंगे। लेकिन आपने देखा कि मैम ने बताया, आरुषि ने पहले बताया कि गोल्स को कैसे हम स्मार्ट बनाएं, कैसे उसको स्पेसिफिक करते जाएं, और ये सारी बातें आपने मेरे ख्याल से नोट की होंगी। उसके बाद नीतू मैम ने आपको बताया कि टाइम मैनेजमेंट कितना जरूरी है जब अगर हम गोल के लिए प्रिपरेशन करते हैं, क्योंकि मुझे ये टाइम के साथ ही कुछ ऐसे एक्शंस जोड़ने हैं जिससे हम ये गोल अचीव कर पाएंगे। उसके बाद जब हम बहुत सारा एफर्ट डालने लगते हैं गोल अचीव करने में, तो एक चीज जो हम चाहें या ना चाहें हमारी लाइफ में आती ही। आप में से कई बच्चे ये पहली बार नहीं होगा कि टाइम टेबल के बारे में सुन रहे होंगे। टाइम टेबल बनाने का एक बहुत एंथू होता है हर बच्चे की लाइफ में। जैसे बोर्ड एग्जाम आने लगते हैं तब आप उनका टाइम टेबल देखिए, ओ हो, आप देखेंगे एक एक मिनट का हिसाब उसमें लिखा होगा। 6:05 में हम उठे, 6:18 में हम टॉयलेट गए, 6:26 में हम बाहर आए, मतलब एक एक मिनट का हिसाब रखते हैं बच्चे। लेकिन जब बहुत कोई बड़ा टास्क होता है तब तो टाइम मैनेजमेंट और पेरेंट्स भी हेल्प करते हैं, टीचर्स भी हेल्प करते हैं, लेकिन नॉर्मल लाइफ में ये डेली बेसिस पे नहीं होता। तो आपको टाइम टेबल तो बहुत अच्छा बनाना ही है। मैं आपको इसमें एक स्टोरी बताता हूँ या आपसे एक क्वेश्चन से शुरुआत करता हूँ। मान लीजिए एक ट्री पे मान लीजिए एक ट्री में 3 मंकीज बैठे हैं। अगर एक डिसाइड करता है कि वो जंप करेगा तो पेड़ में कितने मंकी बचेंगे? बताइए, 3, 2, 1 या 0 मंकीज हैं? बिल्कुल सही जवाब है 3 मंकीज ही बचेंगे। वो इसलिए क्योंकि मेरा क्वेश्चन यही था कि अगर एक ने डिसाइड किया, केवल डिसाइड करने से कुछ नहीं होता। आज आपने गोल डिसाइड कर लिया, आज आपने टाइम टेबल बनाना डिसाइड कर लिया, मेन कीवर्ड इस कहानी में है टेक एक्शन। अगर आप एक्शन नहीं ले रहे तो काम नहीं चलेगा, बट जब आप बहुत सारे एक्शन लेते हैं तो अपने आप स्ट्रेस आता है। कई लोगों ने जो टाइम टेबल बनाया भी होगा पहले, तो उन्होंने ये देखा होगा, या कुछ बच्चे मुझसे बोलते भी हैं कि क्या फायदा सर, टाइम टेबल तो बनाते हैं, फॉलो तो होता नहीं है। हमने 5 घंटे की पढ़ाई का रखा तो 3 घंटे ही पढ़ पाते हैं। हम अगर लिख लेते हैं कि हम इतना करेंगे, वो हमसे हो नहीं पा रहा, तो हम तो डीमोरलाइज हो जाते हैं। ये डीमोरलाइज हो जाना या एंजाइटी आ जाना कि हम तो जो एफर्ट मार रहे हैं उसमें से हमको वो फ्रूट नहीं मिल रहा जो हम एक्सपेक्ट करते हैं। मैंने सोचा था 3 आवर्स में ये टॉपिक खत्म हो जाएगा, लेकिन 3 आवर्स में ये कंप्लीट नहीं हो पाया। इस तरह की बातें दिमाग में जब आने लगती हैं तो नेगेटिविटी बढ़ जाती है और हम जिस एफर्ट से हमारा रिजल्ट अच्छा आएगा वो करना बंद कर देते हैं। मैं फिर से रिपीट करूंगा, जिस एफर्ट से हमारा रिजल्ट आने वाला था, टाइम टेबल बना के उसको फॉलो करके अपने गोल्स को ध्यान में रखते हुए एक्शन लेते हुए हम चलेंगे। चाहे सिंपल पढ़ाई का ही एग्जाम्पल ले कि आपने सोचा कि आपको 90 मार्क्स चाहिए किसी टॉपिक में, सब्जेक्ट में, और आपने उसके सिलेबस को अपने पूरे मंथ में डिवाइड कर लिया, फिर वीक में डिवाइड कर लिया, फिर उसको डेली बेसिस पे डिवाइड कर लिया। लेकिन आप पहले दिन पढ़ते हैं तो चैप्टर का जितना पोर्शन आपने सोचा उतना नहीं कवर कर पाते हैं, तो अचानक मन में घबराहट आने लगती है कि हम कर नहीं पा रहे हैं, तो हमारा तो पूरा शेड्यूल ही बेकार हो गया। ऐसे में आपको जब घबराहट होने लगेगी तो आपका परफॉर्मेंस और डाउन हो जाएगा। मतलब जितनी देर में आपको खत्म होना था चैप्टर, और देर से खत्म होगा। इसके लिए मैं आपको कुछ ट्रिक्स बताता हूं कि जब आपका बॉडी थक जाए, दिमाग थक जाए और आपको बहुत स्ट्रेस हो जाए, तो आप अपने बॉडी से स्ट्रेस को कैसे हटाएंगे। मैंने सामने जो स्लाइड बनाई है उसमें 2 तरह के स्ट्रेस लिखे हैं, गुड स्ट्रेस
और बैड स्ट्रेस। आपने देखा होगा एग्जाम जब पास आने लगते हैं तो आप ज्यादा देर पढ़ने लगते हैं। बॉडी वही है, दिमाग वही है, लेकिन ज्यादा देर पढ़ने की एनर्जी मिलने लगती है। जब एग्जाम खत्म हो जाते हैं तो बिल्कुल पढ़ाई बंद करते हैं। तो हम ये समझते हैं कि सारा ये मेंटल गेम है, क्योंकि दिन भी वैसा ही है, टाइम भी उतना ही है, फिर भी किसी दिन हम ज्यादा पढ़ पा रहे, किसी दिन कम, क्योंकि हमको गुड स्ट्रेस प्रेशर दे रहा है। अगर टीचर आपको कोई होमवर्क देते हैं और आपसे कहते हैं कि कल मैं आपसे पूछूंगा ये आपने किया है कि नहीं, तो आपके मन में एक तरह का स्ट्रेस तो है, लेकिन वो स्ट्रेस आपको मोटिवेट कर रहा है, वो स्ट्रेस आपको आपकी परफॉर्मेंस इंक्रीज कर रहा है, वो कह रहा है कि आप घर जाके मेहनत करो। लेकिन कभी कभी हम इतने ज्यादा ओवरवेल्म हो जाते हैं स्ट्रेस से, जैसे कि आप एग्जाम में देखते होंगे कि आखिरी के 10 मिनट बचे और आपने देखा 2-3 क्वेश्चन आपके बचे हुए, तो आप जल्दी जल्दी सॉल्व करो, फिर आपका फॉर्मूला ही भूल गए, आपको कुछ याद ही नहीं आ रहा। तो घबराहट में आता हुआ क्वेश्चन गलत हो जाता है। अरे भाई, जो सीख लिया था वो गलत कैसे हो गया? क्योंकि आप स्ट्रेस में आ गए। ये है बैड स्ट्रेस। अब बैड स्ट्रेस भी होते हैं दुनिया में, गुड स्ट्रेस भी होते हैं, लेकिन हमारा दिमाग ही किसी भी स्ट्रेस को बैड और गुड बनाता है। इसलिए मैं कुछ ऐसी टेक्निक्स की बात करूंगा जिससे हम अपने माइंड को ट्रिक कर पाए। ये एक ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर है, रिकी पॉन्टिंग, उसका फोटो है। रिकी पॉन्टिंग एक बहुत ही धमाकेदार बैट्समैन, ऑस्ट्रेलिया का कैप्टन था, और उसने बहुत वर्ल्ड कप भी जीते ऑस्ट्रेलिया के लिए, बहुत सक्सेसफुल रहा। उसकी बैटिंग बहुत एक्सप्लोसिव थी। उससे किसी ने पूछा कि आप इतनी अच्छी बैटिंग कैसे कर पाते हैं, तो उसने बताया कि जब भी नॉर्मल बैट्समैन क्रीज पे जाता है, पिच पे जाता है, तो वो बॉल फेस करने से पहले एक बार ग्राउंड में जरूर देखता है कि फील्डर्स कहां कहां खड़े। लेकिन उसने अपने दिमाग को ऐसा ट्रेन किया हुआ था कि उसने अपने दिमाग को ऐसा ट्रेन किया हुआ था कि जब वो क्रीज पे जाके पिच में खड़ा होता था और जब वो फील्ड देखता था तो फील्डर्स को नोटिस नहीं करता था। उसका सारा फोकस केवल 2 फील्डर्स के बीच के गैप पे होता था। अब आप सोचिए, फील्डर भी वही है, फील्ड भी वही है, लेकिन नजरिया अलग है। अगर फील्डर पे फोकस करोगे तो मोस्ट ऑफ द टाइम बॉल खेलने के बाद फील्डर की तरफ जाएगी, लेकिन अगर गैप्स पे यानी अपॉर्चुनिटी पे फोकस करोगे तो आपके सामने बहुत सारे अपॉर्चुनिटी आएंगे, बहुत सारे चैलेंज आएंगे, प्रॉब्लम्स भी होंगी, उसके बीच में आपको एक ऐसा तरीका भी दिखेगा जिससे आप सक्सेसफुल हो सकते हैं। तो आपको बैड स्ट्रेस को गुड स्ट्रेस में कन्वर्ट करने का एक बेस्ट तरीका ये है कि कभी भी किसी भी पॉइंट को लेके घबराहट हो तो अपने आप से ये हमेशा बोलना चाहिए, ये जो मेरे साथ हो रहा है, ये जो एग्जाम का डर मुझे है, ये हर बच्चे को, मेरे क्लास में पढ़ने वाले, मेरे स्कूल में पढ़ने वाले, या मेरे सिटी में रहने वाले, इंडिया में रहने वाले हर बच्चे को है। लेकिन अगर मैं अपना 1% भी डर कम करके थोड़ा सा एफर्ट पढ़ाई में बढ़ा लूं तो मेरे को अच्छा भी हो जाएगा, मेरा फ्यूचर भी बेटर होगा, मेरे मार्क्स भी अच्छे आएंगे। अपॉर्चुनिटी पे ध्यान दीजिए, स्ट्रेस पे कम ध्यान दीजिए, तो आपका दिमाग आपके साथ बेटर काम करेगा। एक तरीका और एग्जाम्पल लेता हूं। अगर आप ये सुनील गावस्कर नाम का एक हमारा बैट्समैन था इंडिया का, उसकी खास बात ये थी कि वो बड़े मतलब ये जो सेंचुरी बनाने की उसकी टेंडेंसी काफी अच्छी थी। तो जब भी वो सेंचुरी बनाता था तो वो सेंचुरी बना के लोगों को ग्रीट नहीं करता था। वो सेंचुरी बनाने के बाद जैसे आखिरी रन भागा तो क्रीज क्रॉस करने के बाद ऑलमोस्ट ग्राउंड के एंड तक चला जाता था, यानी पवेलियन के पास तक चला जाता, फिर वहां से लौट के वापस आता था और वापस आते हुए अपने ग्लव्स ओपन कर देता, और दोबारा जब बैटिंग करता था तो फिर से गार्ड लेता था, फिर से क्रीज में आके ग्लव्स पहनता था, और सारे काम ऐसे करता था कि जैसे वो पहली बार बॉल फेस करने आया, जबकि उसने सेंचुरी ऑलरेडी बना दी। किसी ने उससे पूछा कि भाई ऐसा क्यों करते हैं, तो उसने बताया कि जब मैं वापस क्रीज पे आता हूं तो अपने आप को बोलते चलता हूं कि आई एम गोइंग टू फेस द फर्स्ट बॉल। मैंने कोई सेंचुरी नहीं बनाई है, ये मेरा पहला बॉल है, मैं फेस करूंगा। आज मुझे बहुत लंबी इनिंग खेलनी है, आज मुझे सेंचुरी बनानी है, कंट्री को मेरी जरूरत है। तो ऐसा कहते कहते जब वो वापस आता था तो जितना भी मेंटल फटीग उसके अंदर आ चुका था खेल खेल के या 100 रन बनाने में, या जितना फिजिकल फटीग था, वो बोलता था मैं अपने माइंड को ट्रिक करता था और माइंड मेरा एक्सेप्ट भी कर लेता था कि हाँ भाई ठीक है, ये पहला रन है, अब हम लोग ध्यान से खेलेंगे, ढंग से करेंगे।
ऐसे ही मान लीजिए आप 3 घंटे 2 घंटे पढ़ने के बाद जब आप थक जाते हैं और आपके पेरेंट आपको कहते हैं भाई पानी ले आओ जरा, तो आप गुस्सा हो जाते हैं, नहीं हम तो 3 घंटे से पढ़ रहे थे, आपने देखा नहीं, और मैं इतना मेहनत कर रहा था, आप मुझसे काम करा रहे हैं। उस समय आप अपने आप को बार बार ये बोलिए कि इसमें स्ट्रेस होने की बात नहीं है, और जब भी 2-3 आवर्स के बाद बहुत थक जाए 5 मिनट का ब्रेक लीजिए और अपने आप को बोलते चलिए कि अभी हमने नहीं पढ़ाई की है, अभी हम पहली बार पढ़ेंगे, और थोड़ा बार बार बोलते चलिए, 5 मिनट में आपका दिमाग रीसेट हो जाए और फिर से आपको पढ़ने के लिए तैयार हो जाएगा। तो ये एक ट्रिक है जो आपको अपने आप को मजबूर करना है, ट्रिक करना है, और आप लंबी इनिंग्स खेल पाएंगे। दूसरा ट्रिक है कि बच्चे ज्यादातर कई बार अपनी मिस्टेक्स करने से डरते हैं, और वो भी उनके अंदर बहुत बड़ा स्ट्रेस होता है। इनफैक्ट कंपैरिजन का भी एक स्ट्रेस होता है कि दूसरा क्या कहेगा, लोग क्या सोचेंगे। जैसे आपके स्कूल में मान लीजिए आपके टीचर्स ने आपको बोला कि डिबेट में कौन कौन हिस्सा लेगा, तो आपका मन तो है लेकिन आप हाथ नहीं उठा रहे। आपसे किसी ने पूछा भाई तुम क्यों नहीं गए, तो तुमने बोला यार मैंने तो कभी डिबेट किया ही नहीं। तो कोई भी नई चीज जो सीखेंगे उसमें मिस्टेक होने का डर है। तो आपके अंदर भी हो सकता है किसी चीज को लेके डर हो कि हम ये करेंगे तो बाकी बच्चे मेरे ऊपर हंसेंगे। तो ऐसे में हमेशा इस इंसान का ध्यान रखो। इनका नाम है थॉमस एडिशन, आपने कहानी सुनी होगी, इतने महान थे, लेकिन हजारों हजार मिस्टेक करने के बाद भी जब ये बल्ब नहीं बना पा रहे थे और लोगों ने इनको फेलियर कहना स्टार्ट भी कर दिया, तब भी इन्होंने बोला कि जब मैं फेल हो जाता हूँ, आई गेट 1 स्टेप क्लोजर टू माई फाइनल गोल। मुझे एक तरीका और पता है जो मैं दोबारा मिस्टेक नहीं करूंगा, और जितनी मिस्टेक्स मेरी अवॉइड होती जाएंगी, नोटिस होती जाएंगी, उतना ही क्लोजर हम पहुंच जाएंगे। एक और स्टोरी इसमें मैं आपको बताता हूँ, ये रियल स्टोरी है मेरे एक स्टूडेंट की। एक स्टूडेंट मेरे पास आया, बोला सर मैंने 30 क्वेश्चंस का एक टेस्ट दिया और मेरे 10 सही हो गए, 10 क्वेश्चन सही हो गए, 20 गलत हो गए। तो सर देखिए मुझे तो कुछ आता ही नहीं है, मुझे आपने इतना पढ़ाया, मेरे को अभी क्लियर नहीं है कॉन्सेप्ट, और मेरे को नहीं पता चल रहा क्या हो रहा है। मैंने उससे पूछा कि जो 20 क्वेश्चंस गलत हुए हैं, क्या तुम उनको नोट डाउन कर सकते हो कि हर क्वेश्चन में क्या मिस्टेक हुई? उसने प्राउडली बोला सर मिस्टेक्स मैंने की है, मुझे पता है क्या क्या मिस्टेक्स हुई। तो मैंने कहा आप नोट डाउन करो। उसने बोला बिल्कुल सिंपल है, 3 क्वेश्चन में तो फॉर्मूले भूल गया मैं, 2 क्वेश्चन ऐसे थे जिसको मैं बाउंसर हो गया, मेरे को ये वाला चैप्टर तो मैं पढ़ के नहीं आया था, इसके 4 क्वेश्चंस थे। तो इस तरह से उसने सारे 20 क्वेश्चंस का लिस्ट बनाया। मैंने बोला अब इनमें से ये देखो कि कौन से क्वेश्चंस हैं जिनको आप दोबारा मिस्टेक करके रॉन्ग नहीं करोगे। उसने बोला ये तो बहुत आसान है सर, ये जो फॉर्मूला मैं भूल गया इसको अच्छे से याद कर लूंगा, और जो चैप्टर छोड़ा था उसको भी फिर से कर लूंगा। तो इस तरह से मैं जो मिस्टेक्स मैं ऑलरेडी कमिट कर चुका हूं एक बार, वो मोस्ट ऑफ द मिस्टेक दोबारा कमिट नहीं करूंगा, इसको मैं डायरी में नोट कर लूंगा, और नेक्स्ट टेस्ट से पढ़ के पहले ये सारी मिस्टेक्स पढ़ लूंगा कि ये वाली नहीं होगी। नेक्स्ट टेस्ट के बाद वो आया, बोला सर 20 सही हो गए मेरे और 10 रॉन्ग हो गए। लेकिन मैंने नोटिस किया कि 20 सही होने का उसको दुख नहीं था, खुशी नहीं थी, सबसे ज्यादा खुशी थी कि 10 रॉन्ग हो गए। मैंने कहा यार 10 रॉन्ग हो गए, इतने क्यों खुश हो? कह रहा 10 मिस्टेक्स भी तो पता चल गई, अब फाइनल एग्जाम में ये मिस्टेक्स तो नहीं होंगी। अगर आप अपने हर टेस्ट की मिस्टेक को एक सेलिब्रेशन की तरह अपना लें, तो कभी मिस्टेक करने से डर नहीं लगेगा। आपको हमेशा लगेगा एक मिस्टेक अच्छा रहा यही हो गई, फाइनल एग्जाम में हो जाती तो नंबर कट जाते। तो अगर आपके बीच बीच के टेस्ट में, जो स्कूल में टेस्ट हो रहे हैं या एग्जाम्स हो रहे हैं, उसमें कुछ मार्क्स 1-2 कट जा रहे हैं, अपने टीचर से जरूर डिस्कस कीजिए कि मैम इसमें मुझे क्या लिखना चाहिए था तो मेरे को अच्छे मार्क्स या फुल मार्क्स मिलते, इसमें मेरे को क्या मिस्टेक हो गई तो इसमें मार्क्स कट गए। आप जब ऐसा करेंगे तो नेक्स्ट टेस्ट से पहले आपकी प्रिपरेशन और बढ़ेगी। इनफैक्ट जो बच्चे मिस्टेक करते हैं लेकिन इतना ध्यान नहीं रख रहे कि मिस्टेक कैसे रेक्टिफाई होगी, वो बच्चे लॉन्ग टर्म में थोड़े पीछे रहेंगे एज कंपेयर टू वो जो अभी ज्यादा करते हैं मिस्टेक लेकिन नोटिस कर रहे हैं कि कहाँ गलती हुई। उससे उनकी लर्निंग और तेज हो जाएगी। तो अगर आप मिस्टेक सेलिब्रेट करें तो कोई खतरा ही नहीं, फिर तो कोई स्ट्रेस ही नहीं, गलती हो गई खुश हो जाओ, क्यों दोबारा नहीं करेंगे। और नेक्स्ट जो है वो मैं आपको एक सलाह दूंगा, और आपके पेरेंट्स और टीचर भी यही सलाह देते हैं कि कभी भी रिजल्ट को लेके स्ट्रेस नहीं लेना। हम लोग जिस सोसाइटी में रहते हैं या जो हमारा मतलब हमारा समाज है, वो भी इन्हीं सिद्धांतों पे चलता है। आपने सुना होगा गीता में श्री कृष्ण ने कहा
तुम अपने कर्मों पर ध्यान दो, तुम बस कर्म करो, फल की चिंता नहीं करो। आप अपने पेरेंट्स से पूछिए कि वो तुमसे क्या चाहते हैं, वो एक बात बोलेंगे कि तुमसे वही चाहते हैं कि जो तुम कर सकते हो वो पूरा करो। तुम अगर जितना तुम्हारी कैपेबिलिटी है उतना कर गए एग्जाम में, लाइफ में, तो तुम इतने सुपर सक्सेसफुल हो जाओगे। जैसे आई हैव सीन किड्स सो टैलेंटेड, बट या तो वो स्ट्रेस में रहते हैं या किसी तरह से उनका कॉन्फिडेंस कम हो जाता है, तो या फिर वो मिस्टेक करने से डरते हैं और अपने टैलेंट को वेस्ट करते हैं। क्या करना है हमको? हमारे बस में है। हमारे बस में क्या है? अगर हमने सोचा कि हम रात में टाइम टेबल बनाएंगे, ये हमारे कंट्रोल में है, टाइम टेबल बना लो। हमारे कंट्रोल में क्या? उस टाइम टेबल को फॉलो करना, उसको सीरियसली फॉलो करो। हमारे कंट्रोल में क्या है? चैप्टर देख लो क्या क्या आ रहे हैं, क्या क्या स्कूल में है, क्या क्या सिलेबस में है, उनको एक एक करके पढ़ो, टीचर से डिस्कस करो। हमारे कंट्रोल में केवल हमारा एफर्ट है। क्या एग्जाम के क्वेश्चन हमारे कंट्रोल में? नहीं, वो एग्जामिनर के कंट्रोल में, वो जो देंगे वही हमको आंसर करना। तो हम किसकी चिंता करते हैं? एग्जाम के क्वेश्चन क्या आएंगे। अरे भाई तुम सारा सब्जेक्ट पढ़ लो ना, कुछ भी सवाल आए। कहने का मतलब है कि जो आपके कंट्रोल में आप कीजिए, चिंता मत कीजिए रिजल्ट की, वो अपने आप आएगा। और ये भी आपको बोल दूं, अगर आप अपना पूरा एफर्ट लगाएंगे तो कहते नहीं है अरे उसका तो किस्मत अच्छी थी। किस्मत भी उसी का साथ देती है जिसके खुद के एफर्ट 100%। तो मैं इसी के साथ आपसे ये स्ट्रेस मैनेजमेंट के 3 ट्रिक्स को थोड़ा फिर से रिवाइज करता हूं। एक है कि आप अपने माइंड को ट्रिक कर सकते हैं। कैसे? अपने आप को रिपीटेडली बोलिए कि अभी हमने कुछ नहीं किया। इवन इफ आप 10 घंटे भी पढ़ के उठे हैं, ये बोलिए अभी तो कुछ किया ही नहीं है, अभी तो बैठने जा रहे हैं, अभी तो पहला आज कस के पढ़ेंगे। दूसरा, मिस्टेक्स करते हुए डरिए नहीं, क्योंकि ज्यादातर बच्चे ट्राई ही नहीं करते बहुत सारी चीजें और वो लाइफ में कुछ सीख ही नहीं पा रहे हैं। अच्छा, तो आपको ये नहीं करना, आपको मिस्टेक्स करने, भरपूर मिस्टेक्स करने, पर उससे सीखते जाना। तीसरा, आप अपना एफर्ट पे ही ध्यान दो। पड़ोसी क्या कर रहा है, रिश्तेदार क्या कर चुका है, अड़ोस पड़ोस के बच्चे क्या कर रहे हैं, उनको कितना आता है, उसकी चिंता मत करो। किसी के, आपके परिवार में किसके मार्क्स कितने आए थे, उसके प्रेशर में भी मत आओ। आपको क्या करना है? मेरे बस में है इतना पढ़ना, इतना करना, मैं पूरा करूंगा, और बाकी चिंता छोड़ दीजिए। जो रिजल्ट आएगा उसके बाद देखिएगा, आपके पेरेंट्स भी सेलिब्रेट करेंगे, आपके टीचर्स भी सेलिब्रेट करेंगे, और हम सब सेलिब्रेट करेंगे। इसी के साथ मैं हमारा सेशन यहाँ पे फिनिश करता हूँ। लेकिन अगर राखी मैम हमारे साथ हैं तो मैं उनको रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार वो हमको भी अपना ब्लेसिंग्स दें। और साथ ही साथ हमने जो आज हमारे ट्रेनर्स ने आपके साथ जो समय बिताया, उसके लिए मैं आपके स्कूल और आपके प्रिंसिपल मैम और डायरेक्टर मैम, ममता मैम को, सबको थैंक यू बोलूंगा कि उन्होंने हमें मौका दिया और हमको एनकरेज किया कि हम आए आपके साथ। मैम आप आ गए हैं क्या? हाँ जी सर। हाँ जी मैम, थोड़ा बच्चों को भी एक बार ब्लेसिंग। सर फर्स्ट ऑफ ऑल सर थैंक यू सो मच त्यागी सर, आपने बच्चों को बहुत अच्छे से स्ट्रेस मैनेजमेंट के बारे में बताया और 3 ट्रिक्स ऑफ स्ट्रेस मैनेजमेंट बताया। आई वुड आल्सो लाइक टू थैंक मंजू मैम who gave us motivational speech, and Neetu ma'am who explained regarding time management and commitment towards time management, and even Arushi spoke very well, and Arushi explained about goals, that is short term, long term and medium, I think mid term goals, and how to achieve smart goals, difference between smart goal and normal goal. Okay, so that was very interesting really sir. I think the students also enjoyed a lot. Thank you so much sir, and thanks to the entire team of JCI. थैंक यू मैम, थैंक यू बच्चों। अभी आज का सेशन हम यहीं फिनिश करेंगे, और हमारे JCI की तरफ से अनिल भैया है तो ठीक है। अनिल भैया है अभी। अच्छा, हमारे जो मेंटर हैं श्री अनिल जायसवाल बल्लेवार जी, उनसे भी मैं एक बार रिक्वेस्ट करूंगा, अनिल भैया आपकी ब्लेसिंग्स भी हमें मिल जाए तो। सभी लोगों को मैं प्रणाम कर रहा हूँ, स्कूल के सारे टीचर्स को मैं एक बार फिर से जो है, हालांकि कल हो गया है लेकिन आज
क्योंकि मुलाकात आपसे हो रही है। टीचर्स डे की मैं बधाई देता हूँ JCI दुर्ग भिलाई की ओर से, और आभार भी प्रकट करता हूँ कि आप लोगों ने बहुत ही अच्छी जो वर्कशॉप के लिए हम लोगों को आमंत्रित किया। और मैं उम्मीद भी करता हूँ कि जो टिप्स बताए गए हैं वे सारे बच्चे उसको फॉलो करना शुरू करेंगे। थैंक यू। थैंक यू अनिल भैया। ठीक है, ऑल राइट एवरीबडी, एंड वी आर क्लोजिंग दिस सेशन नाउ। थैंक यू सो मच। अंकल सर कर्मेंद्र सर, मुझे कुछ कहना था। हाँ जी आरुषि। मुझे थैंक यू बोलना था पहले तो सारे टीचर्स को, क्यों, और उसके साथ साथ आई रियली वांटेड टू अप्रिशिएट द डिसिप्लिन ऑफ द स्टूडेंट्स एज अ स्टूडेंट, क्योंकि उन्होंने, जब मैंने वीडियोस देखे सबके की वीडियोस ऑन है, तो मुझे सारे लोग बहुत ही ज्यादा फोकस्ड, वेयरिंग देयर स्कूल यूनिफॉर्म ऐसे दिखे, तो मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगा बीइंग अ स्टूडेंट। तो मैं वही कह रही थी कि टीचर्स ने जो प्रॉपरली उन्हें उनके बीच में डिसिप्लिन मेंटेन किया है वो रियली अप्रिशिएबल है। तो बस वही बताना था। वेल सेड आरुषि, वेल सेड। थैंक यू आरुषि। You're welcome, और ma'am. त्यागी सर, आपने बहुत अच्छा एग्जाम्पल्स लेके बच्चों को समझाया है। वो एग्जाम्पल्स तो बहुत ही अच्छे थे सर। थैंक यू सो मच। इन सेशन का वीडियो क्लिपिंग भी हम हाँ आपके सर, साथ मैं चाहूंगी कि आप वीडियो क्लिपिंग मुझे फॉरवर्ड कर दें सर, तो बाकी हमारे जो बच्चे जो ज्वाइन कर नहीं पाए हैं, दे ऑल्सो टेक द बेनिफिट। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम, Thank you बहुत very अच्छा much. रिस्पॉन्स, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू मैम, थैंक यू सर।